हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नियोनेटोलॉजी। नर्सिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पीडियाट्रिक्स में से किसी टॉपिक पे आते हैं तो है नियोनेटोलॉजी। तो रेगुलरली एक फ्लो के साथ नियोनेटोलॉजी हम ख़त्म करेंगे। ध्यान से सारे लेक्चर्स देखिएगा। तो टुडे वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू न्यूबॉर्न बेबीज़। जो नए पैदा बच्चे होते हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, फॉलोड बाय रूटीन न्यूबॉर्न केयर, देन कमिंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम कॉमन स्किन फाइंडिंग्स देखेंगे जिसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बारी पेरेंट्स हमें राउंड पे रोककर पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या बताना है। एंड लास्टली कैपुट सक्सिडेनम एंड केफालहेमेटोमा। ये स्वेलिंग्स हैं जो कॉमनली फाइंडिंग में हमें मिलती हैं जब बच्चा बॉर्न होता है। तो इन स्वेलिंग्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे और किसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बेसिक डेफिनेशंस जो हम पहले भी कर चुके हैं। ओवम क्या होता है? अप टू 2 वीक्स, इसे बोलते हैं ओवम। देन कम्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कितना होता है? एम्ब्रियो इज 3 weeks to 9 weeks, and further after 9 weeks we call it fetus till birth. 9 weeks till birth, इधर 3 to 8 weeks and 9 weeks till birth we call it fetus. तो ये है हमारी बेसिक डेफिनेशन। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे पैदा से लेकर नियोनेटल पीरियड बोलते हैं बर्थ टिल 28 days, तो इसे बोलते हैं नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड 2 में डिवाइड करते हैं हम, अर्ली नियोनेटल पीरियड एंड लेट नियोनेटल पीरियड। अर्ली नियोनेटल पीरियड होता है हमारा 0 up to 7 days, एंड आफ्टर 7 days टिल 28 days इट इज लेट नियोनेटल पीरियड। ये भी हम सबको पता है, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लास्टली हम जानते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी होता है बर्थ टिल 1 year. 1 year of age is known as infancy. तो ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन, ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, नियोनेट एंड इन्फेंसी। अब हम आते हैं लाइव बर्थ। लाइव बर्थ क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कहने का मतलब है जब पेट में जो बच्चा है या तो वो खुद एक्सपल हुए या उसे एक्सट्रैक्ट किया जाए थ्रू सिजेरियन। जब वो पैदा हो जाता है एंड शोज द साइंस ऑफ ब्रीदिंग, उसे बोलते हैं लाइव बर्थ। सो इट इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन showing signs of life, showing signs of life। अब ये साइंस क्या क्या है वो जरूरी है, ठीक है। बच्चा पैदा हो गया तो कब हम कहेंगे कि बच्चा लाइव बर्थ है? तो ईदर द चाइल्ड इज ब्रीदिंग या रिकॉर्डेबल हार्ट रेट, देन फर्दर एक्टिव लिम्ब मूवमेंट्स, या फिर पल्सेशंस अगर फील हो रही हैं हमें अम्बलाइकल कॉर्ड में, पल्सेशंस इन दी अम्बलाइकल कॉर्ड। तो इन सब को बोलते हैं लाइव बर्थ। अगर बच्चा इनमें से कोई भी साइंस दिखा रहा है तो इसे बोलेंगे हम लाइव बर्थ। ब्रीथ कर रहा है, हार्ट रेट रिकॉर्डेबल है, एक्टिव लिम्ब मूवमेंट्स है या पल्सेशंस इन दी अम्बलाइकल कॉर्ड हमें फील हो रही हैं, तो उसे बोलेंगे लाइव बर्थ। एक इधर इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO जनरली अगर बच्चा 500 ग्राम से कम का पैदा होता है तो हम उसे एबॉर्शन कंसिडर करते हैं। पर WHO क्या कहता है? इफ द बेबी इज लेस देन 500 grams और वो साइंस दिखा रहा है लाइफ के, साइंस ऑफ लाइफ दिखा रहा है फॉर मोर देन 1 hour, तो उसे हम लाइफ बर्थ कंसिडर करेंगे। 500 ग्राम से कम का बेबी है बट साइंस ऑफ लाइफ दिखा रहा है फॉर मोर देन 1 hour, देन वील कंसिडर इट एज अ लाइफ बर्थ। तो ये जानना जरूरी है कि कब कब हम लाइव बर्थ बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरीनेटल पीरियड, ये भी बहुत जरूरी है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू WHO पेरीनेटल पीरियड क्या होता है? तो पेरीनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज ईदर द बेबी इज मोर देन इक्वल टू 500 ग्राम्स, ठीक है, या फिर उसका ये वेट है बेबी का, या फिर उसकी जो जेस्टेशन एज है वो मोर देन इक्वल टू 22 वीक्स, ठीक है, दैट्स द जेस्टेशन एज, या फिर जो उसकी क्राउन रम्प लेंथ है, क्राउन रम्प लेंथ यानी सर से लेकर पैर तक की जो लेंथ है, क्राउन रम्प लेंथ इज मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये पीरियड जो होता है हमारा पेरीनेटल पीरियड, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? या तो बच्चा 500 ग्राम से ऊपर का है, या 22 हफ्ते से ज्यादा का है, या 25 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी लेंथ है, 25 या 25 सेंटीमीटर, टिल 7 डेज, टिल 7 डेज आफ्टर बर्थ। तो इसे हम बोलेंगे पेरीनेटल पीरियड। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है, पेरीनेटल पीरियड 22 वीक से स्टार्ट होता है, बट वहीं पे पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो WHO कैलकुलेट करता है, तो वो होता है हमारा स्टार्ट व्हेन द वेट ऑफ द बेबी इज मोर देन इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और उसकी जो जेस्टेशनल एज है, GA को हम बोलते हैं जेस्टेशनल एज, तो बेबी की जो जेस्टेशनल एज है वो मोर देन इक्वल टू 28 वीक्स, एंड जो बेबी का क्राउन रम्प लेंथ है, CRL क्राउन रम्प लेंथ इज मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर टिल 7 डेज आफ्टर बर्थ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम कैलकुलेट करते हैं देखने के लिए कि बर्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और बिफोर बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो पेरीनेटल पीरियड होता है 22 वीक से स्टार्ट, बट पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें जो हम बेबीज लेते हैं वो बेबीज होते हैं मोर देन 28 वीक्स। तो नेक्स्ट पे आते हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? PMR, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इधर ऊपर बेबीज आएंगे born more than or equal to 28 weeks of gestational age till 7 days। इस पीरियड में टोटल डेथ ऑफ द बेबीज, एंड नीचे आएंगे टोटल बर्थ, चाहे वो जिंदा है बच्चा चाहे वो एक्सपायर हो चुका है, टोटल बर्थ ऑफ मोर देन 1000 ग्राम्स इंटू 100। तो आगे अभी हम इंटू 1000, तो आगे हम अभी डेफिनेशंस देखेंगे लाइव इसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, उसमें सिर्फ आते हैं लाइव बर्थ, बट पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन में आता है टोटल बर्थ, यानी स्टिल बर्थ्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो टोटल बर्थ मोर देन इक्वल टू 1000 ग्राम्स इसका डिनोमिनेटर होता है, ऊपर हमने न्यूमरेटर पहले डिस्कस कर लिया है, इनटू 1000 इज डिफाइंड एज PMR। तो ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो जब भी हमारा एग्जाम होगा उससे पहले हमें क्लासेस करेंगे जिसमें हम लेटेस्ट सेंसस के बारे में बात करेंगे, पर अभी जो करंट सेंसस के अकॉर्डिंग है अर्बन एंड रूरल, तो अर्बन में करंटली इट इज 16 पर 1000 एंड अर्बन में करंटली इट इज 28 पर 1000। ये जो लास्ट गवर्नमेंट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। एनी अपडेट्स एग्जाम से पहले हम करेंगे। यहीं पे हम बात कर लेते हैं स्टिल बर्थ क्या होता है। स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ का मतलब नो साइंस ऑफ लाइफ, कोई साइंस नहीं है लाइफ के, born after 28 weeks, more than equal to 28 weeks of gestational age till birth or during delivery, or during delivery, ठीक है। तो बच्चा पैदा हो रहा है 28 हफ्ते के बाद, बर्थ या डिलीवरी से पहले तक वो पीरियड कंसिडर करेंगे, प्लस देयर इज नो साइंस ऑफ लाइफ, तो उसे बोलते हैं हम स्टिल बर्थ। एंड स्टिल बर्थ्स आर इंक्लूडिंग व्हाइल वी कैलकुलेट PMR। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इससे पहले क्या करते हैं कि एक ना चार्ट समझ लेते हैं
सिंपल है, एक ग्राफ के फॉर्म में हम बेसिक्स देख लेते हैं। ये है हमारा बर्थ, इंपॉर्टेंट डेज मार्क करते हैं। ये है 7 days आफ्टर बर्थ, ये है हमारा 28 days आफ्टर बर्थ, एंड ये है अप टू 1 year। तो ये क्या क्या पीरियड्स हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पीरियड आता है न्यूनेटल पीरियड। तो न्यूनेटल पीरियड कहाँ तक मार्क होता है? न्यूनेटल पीरियड बर्थ टिल 28 days। तो दिस इज न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड को हमने 2 में डिवाइड किया था। क्या बोला था हमने? अप टू 7 days होगा हमारा अर्ली, और उसके बाद होगा हमारा लेट न्यूनेटल पीरियड। तो ये हो गई हमारी न्यूनेटल पीरियड की बात। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी हमें पता है, हमने बात करी थी, बर्थ अप टू 1 year इज कॉल्ड एज इन्फेंसी। अब यहाँ पीछे को चलते हैं। पीछे को हमारे पास 2 चीजें थी, 2 इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे पास। एक तो है 28 weeks और दूसरी है हमारे पास 22 weeks। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 22 weeks वाला हमने जाना था कि अप टू 2 weeks जो होता है उसे हम बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। तो ये होता है हमारा पेरीनेटल पीरियड, ठीक है, पेरीनेटल पीरियड। और जो हम कैलकुलेट करते हैं पेरीनेटल मोर्टालिटी डाटा, जो हम पेरीनेटल मोर्टालिटी डाटा कैलकुलेट करते हैं वो हम 28 weeks से करते हैं, 28 weeks से अप टू 7 days। तो दिस इज PMR, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट। इधर भी जो हमने पेरीनेटल पीरियड बोला है ये अप टू 7 days होता है। सो दिस इज अप टू 7 days, ठीक है। 22 weeks से 7 days तक पेरीनेटल पीरियड, 28 weeks से 7 days तक पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट का जो डाटा कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेबल सबको अच्छे से पता होनी चाहिए फॉर मोर क्लैरिटी। अब हम आ जाते हैं न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड में होता है न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन न्यूनेटल पीरियड, यानी अप टू 28 days divided by total live birth, total live birth into 1000। अब ये लाइव बर्थ याद रखना है आपको, into 1000। तो सबसे ज्यादा जो इन्फेंट्स, अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखें तो करंट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज 25। 1 साल से कम के बच्चों की कितनी डेथ हो रही है? बट करंट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, current neonatal mortality rate is 20। कहीं पे 18 है, कहीं पे 20 दिया हुआ है, 20 per 1000 live birth। तो कहने का मतलब है कि मोस्टली जो डेथ होती है इन्फेंट पीरियड में वो न्यूनेटल पीरियड में होती है। और अगर हम फर्दर न्यूनेटल को भी डिवाइड करें अर्ली एंड लेट, तो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होल्ड्स द मैक्सिमम डेथ्स। ये एक बात हो गई। तो ये आ सकता है द मैक्सिमम मोर्टालिटी रेट इज ड्यूरिंग विच पीरियड? इफ अर्ली न्यूनेटल पीरियड इज देयर इन एन ऑप्शन, तो अर्ली न्यूनेटल पीरियड में, वरना न्यूनेटल पीरियड में, ठीक है। इधर ही हम 2 और टर्म्स की बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेथ अप टू 1 year divided by total number of live birth during that period. So total number of death till 1 year divided by total number of live birth into 1000। तो करंट हमारा क्या है? जो लेटेस्ट सेंसस है, in some places it is given 25, in some places it is given 27। तो हम currently we consider as 25 per 1000 live birth। तो 25 per 1000 live birth है हमारा current IMR, infant mortality। infant mortality rate के बाद हम बात करते हैं under 5 mortality rate की। तो under 5 mortality rate क्या होता है? total number of death under 5 years of age divided by
पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, अंडर 5 मोर्टालिटी। तो करंट हमारी अंडर 5 मोर्टालिटी है 30, ठीक है। इसे हम ना बॉक्सेस बना देते हैं ताकि हमें ये याद रहे सारे, ठीक है। तो इधर हमने पढ़ा लाइव बर्थ 20, ये हमने पढ़ा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और यहाँ हमारे पास आ जाता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। तो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट हमारा करंटली कितना है 30, सम प्लेसेस इज गिवन 32, अदरवाइज इट इज 30 पर 1000 लाइव बर्थ। तो कहने का मतलब है अगर हम टोटल देखें कि अंडर 5 में भी सबसे ज्यादा किस पीरियड में डेथ हो रही है, तो वो है नियोनेटल पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक बात, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, फ्यू सेंसेस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। भैया इतनी डेथ हो रही है नियोनेटल पीरियड में इंडिया में, तो अगर हमें प्रोग्रेस करना है सो वी हैव टू सी कि हमें कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उसी के लिए ग्राफ दिया गया है कि सबसे कॉमन कॉज क्या होता है नियोनेटल डेथ का इन दिस पीरियड। तो प्रीटर्म एंड प्रीटर्म कॉम्प्लिकेशंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज। और ये क्यों होता है? बिकॉज पुअर हेल्थ ऑफ द मदर, पुअर न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, यंग प्रेगनेंसीज, एडिक्वेट गैप नहीं है प्रेगनेंसीज के बीच में, आयरन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। आर कंट्रीज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रही हैं इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, बट स्टिल prenatal complications, preterm complications is the most common cause for neonatal mortality. Next comes the intrapartum related complications. तो ये जो intrapartum related complication है इसी के अंदर आता है birth asphyxia. So this is the second most common complication. तो ये क्या है कि जो intrapartum है, that's why we are trying कि हम ट्रेन करें मिडवाइफरी को एंड ANMs को इन द पार्ट ऑफ डिलीवरी, प्लस हॉस्पिटल डिलीवरी इनिशिएटिव्स हमने इंक्रीज किए हैं, एनकरेज कर रहे हैं ताकि हम इस कॉज को कम कर सकें। जो इंट्रापार्टम डिलीवरी के बाद जो बच्चों को बर्थ एस्फिक्सिया हो रहा है, रोते नहीं है, बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब तुरंत बच्चा रोया नहीं, बट अगर हमारे पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हैं जो हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिसक्सिटेशन, तो वो अगर हॉस्पिटलाइज डिलीवरी है तो हम इस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज आर अगेन सेप्सिस, तो इसके लिए हम क्लीन हॉस्पिटल डिलीवरीज को एनकरेज करते हैं, और लॉट ऑफ पीपल से निमोनिया और सेप्सिस को एक साथ ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अदर कॉजेज में हमारे पास कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज आता है, जिसके लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग और सब हमने बढ़ा दिया है ताकि ये कॉज भी कम हो सके। डायरिया, टेटनेस आर अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज, राइट। तो याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो हमारा नियोनेटल मोर्टालिटी का है दैट इज प्रीटर्म डिलीवरी। कम वजन का बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा जल्दी पैदा हो गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, सेप्सिस, लंग्स आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, बच्चा दूध नहीं पी पाता, दूध नहीं पचा पाता, वील रीड ग्रेजुअली ये सब, बट याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टालिटी। अब हम करते हैं रूटीन न्यूबॉर्न केयर। तो अब जब बच्चा पैदा होने वाला है तो हमें किन किन चीजों का याद रखना है, तो ये तो वी शुड ऑल नो 5 क्लीन्स। सबसे पहले है क्लीन हैंड। क्लीन हैंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन, प्रॉपर स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। देन है क्लीन सरफेस, जो हमने सरफेस लिया है वो क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन कॉर्ड क्लैंप, जो कॉर्ड पे हमने कॉर्ड क्लैंप लगाया है वो क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए क्लीन कॉर्ड क्लैंप या टाई, कहीं पे थ्रेड्स यूज करते हैं तो क्लीन कॉर्ड क्लैंप या टाई होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन सिजर्स, क्लीन सिजर्स होनी चाहिए। और लास्टली हमारे पास है क्लीन कॉर्ड। तो बहुत लोग जो पहले ज़माने में फॉलो करते थे कि कॉर्ड पे काउडंक लगाते थे या कॉर्ड पे हल्दी का पेस्ट लगाते थे, सो ऑल दोज मिथ्स हैव बीन क्लियर। तो हमें क्लीन इन 5 क्लीन्स को याद रखना है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड एंड क्लीन सिजर्स और क्लीन कॉर्ड क्लैंप या क्लीन कॉर्ड टाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आती है, जो बार बार जिसका डाटा चेंज होता रहता है, इज
डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब होता है जैसे ही तुरंत बच्चा पैदा होता है हम क्लैंप लगा देते हैं। तो स्टडीज में फाइंड आउट किया है कि अगर हम 30 to 60 सेकेंड्स डिले करें इस कॉर्ड क्लैंपिंग में तो बच्चे के लिए बहुत फायदे होते हैं। सो बिकॉज ये अभी आता है बहुत रीसेंट, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वहीं पे पूछता है कि बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं अगर 30 to 60 सेकेंड्स हम डिले करते हैं तो बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं। सो दिस इज स्टार मार्क हियर। अगर हम डिले करते हैं तो बच्चे को फायदे होते हैं, फर्स्टली डिक्रीज चांसेस ऑफ एनीमिया इन फ्यूचर। ठीक है, एनीमिया के चांसेस बच्चे में फ्यूचर में कम हो जाते हैं। सेकंड फायदा क्या होता है, डिक्रीज चांसेस ऑफ आईवीएच। आईवीएच क्या होता है, जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें ब्रेन हैमरेज के चांसेस होते हैं। तो डिक्रीज चांसेस ऑफ आईवीएच, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं इफ डिलेड कॉर्ड क्लैंप करते हैं इन प्रीटर्म बेबीज। और लास्टली हमारे पास क्या फायदा होता है, इट गिव्स अ लिटिल मोर चांस फॉर सम ब्लड टू ट्रांसफर इन द बेबी। तो इंक्रीज ब्लड फ्रॉम मदर गोज टू द बेबी। तो इधर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के। कहीं पे आईवीएच था ऑप्शन में, कहीं पे डिक्रीज चांसेस ऑफ एनीमिया था, और कहीं पे ऑप्शन था विच इज नॉट ट्रू। तो कहीं पे था कि मदर्स को डिक्रीज हो जाएगा एनीमिया, तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, 30 to 60 सेकेंड्स इज द लेटेस्ट गाइडलाइंस। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। तो नियोनेटल हाइपोथर्मिया पे हम पूरी क्लास करेंगे, बट इधर क्योंकि हम रूटीन केयर के बारे में बात करते हैं तो हम जान लेते हैं कि नियोनेटल हाइपोथर्मिया कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिलीवरी रूम टेम्परेचर पे क्वेश्चन आते हैं। तो आइडियल डिलीवरी रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री। ओके, 25 डिग्री C इज द आइडियल डिलीवरी रूम टेम्परेचर। उसके बाद ड्रॉट फ्री होना चाहिए रूम। ड्रॉट फ्री का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा घुटन नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए रूम में, इट शुड बी ड्रॉट फ्री। थर्ड क्या है, जो हम बच्चे को रिसीव करते हैं वो प्री वार्म्ड शीट्स होनी चाहिए। और तुरंत पैदा होने के बाद पुट द बेबी टू मदर एब्डोमेन। पुट द बेबी टू मदर्स एब्डोमेन। तो ये हमने ब्रीफ में जान रहे हैं, आगे लेक्चर्स में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो है हमें हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। हेड लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है जिससे लॉस होता है। तो सबसे पहले हम हेड क्लीन करते हैं जब भी बेबी को रिसीव करते हैं, टेम्परेचर एडिक्वेट रखते हैं, ड्रॉट फ्री रखते हैं उस कमरे को, प्री वार्म्ड शीट में रिसीव करते हैं बच्चे को। 2 शीट्स होती हैं, देयर शुड बी 2 शीट्स। तो एक शीट पे जिसमें रिसीव किया उसे जल्दी से क्लीन करके तुरंत दूसरी शीट पे बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। सो 2 प्री वार्म्ड शीट्स। एंड बेबी को मदर्स एब्डोमेन पे अगर हम देते हैं तो मदर्स वार्मथ बच्चे को मिलती है। सो दीज आर दी वेज विच वी कैन प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग एंड रूमिंग इन। ब्रेस्ट फीडिंग पे भी पूरा डिटेल लेक्चर होगा, बट अगर क्वेश्चन आता है व्हेन शुड अ चाइल्ड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, so breastfeeding should be started as soon as possible। तो vaginal delivery है तो as soon as possible, but अगर LSCS है तो पहले था within 4 hours, अभी they have done that within 2 hours। within 2 hours हमें start कर देनी चाहिए breastfeeding बच्चों में। और रूमिंग इनका क्या मतलब है कि बच्चे और मदर को दूर नहीं रखना है। द बेबी एंड मदर शुड स्टे टुगेदर। बेबी एंड मदर शुड स्टे टुगेदर। ठीक है, इससे बहुत फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं, रूमिंग इनसे फायदा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश करने में इजी होता है, वार्मथ मिलती है बच्चे को, प्लस एक फिजिकल अटैचमेंट एंड इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट होती है बच्चे और मदर में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्लाइड में हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है डिलीवरी रूम टेम्परेचर जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं।
उसके बाद LSCS में कब हमें फीडिंग शुरू करनी है, एंड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर कहीं पे भी क्वेश्चन है कि व्हेन शुड द ब्रेस्ट फीडिंग बी स्टार्टेड, एज सून एज पॉसिबल अगर ऑप्शन में है तो एज सून एज पॉसिबल। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के हम बच्चे को जन्म के वक्त देते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी रूम में विटामिन के दे देते हैं। तो विटामिन के सबसे पहले देते कैसे हैं? इट इज IM इंजेक्शन। IM मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। डोज क्या होती है? नॉर्मली विटामिन के की डोज होती है 1 मिलीग्राम, बट ये स्टार मार्क्ड, बट if बेबी इज लेस देन 1 kg है तो इसकी डोज हो जाती है 0.5 मिलीग्राम। इतना हमें याद रखना है। कहाँ पे देते हैं इसे देते हैं साइट। व्हाट इज द साइट? एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में कहाँ दिया हुआ है बेबी को? ये थाइज है बेबी की, इसका एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट है। 1 मिलीग्राम डोज देनी है बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अब ये प्रिवेंट क्या करती है, इस पे भी क्वेश्चन आया था, व्हाई गिव विटामिन के? सो विटामिन के प्रिवेंट्स हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, एंड ये क्वेश्चन में था, ठीक है। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, तो इसे हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसमें आया हुआ है कि व्हाट इज द डोज, वेयर इट इज गिवन, व्हेन इट इज गिवन, व्हाट डज इट प्रिवेंट, तो ये सब आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं। सो इट प्रिवेंट्स हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल टर्म बेबी। जो पैदा हुआ है तो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बेबी का? तो कोई भी बेबी लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस अगर उसका बॉडी टेम्परेचर है तो उस बेबी को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया में है बेबी। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा इधर होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द। तो बॉडी टेम्परेचर के बाद हम जानते हैं हार्ट रेट। इस पे भी बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न हार्ट रेट होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल न्यूबॉर्न हार्ट रेट। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेटरी रेट। तो 40 to 60 पर मिनट इज द नॉर्मल न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट आते हैं ब्लड प्रेशर पे। तो ब्लड प्रेशर बहुत बार पूछा नहीं गया है, बट हमें ये जान के रखना है कि ब्लड प्रेशर 60 to 40 millimeter Hg। दिस इज आर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द न्यूबॉर्न, लोअर साइड पे होता है। एंड कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 3 seconds। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चा हाइपोथर्मिया में है तब भी बढ़ेगा, सेप्सिस में है तब भी बढ़ेगा। और इसे हम चेक कहाँ करते हैं? चेक हम करते हैं लोअर स्टर्नम पे। कैसे चेक करते हैं? हम प्रेस करते हैं फॉर 3 seconds और फिर छोड़ते हैं उसे एंड मन में काउंट करते हैं। प्रेस किया 2001, 2002, 2003, छोड़ दिया, फिर काउंट किया 2001, 2002, 2003, तो तब तक वो वापस स्किन नॉर्मल कलर पे आ जानी चाहिए। बट इफ इट इज डिलेड देन इट इज सेप्सिस और इट इज हाइपोथर्मिया, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अदर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यूबॉर्न, कि एटीट्यूड कैसा होता है न्यूबॉर्न का। एटीट्यूड यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिम्स कैसे होते हैं? फ्लेक्शन में होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस क्या होता है? कि बच्चे के हाथ पैर नीले होते हैं। तो इज इट समथिंग टू रियली वरी? हमें ऑक्सीजन लगाना है तुरंत, हमें वेंटिलेटर पे डालना है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। नहीं, एक्रोसाइनोसिस मतलब लोअर लिम्स, हाथ और पैर, सोल और सोल और उंगलियां नीली होना। तो ये किस वजह से होती है? हाइपोथर्मिया की वजह से। तो अगर हम बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड करेंगे तो ये एक्रोसाइनोसिस, जिसे हम पेरिफेरल साइनोसिस भी बोलते हैं, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉमन फाइंडिंग क्या मिल सकती है न्यूबॉर्न्स में विच इज नॉर्मल इज एक मर्मर मिल सकता है हमें, सिस्टोलिक मर्मर, ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर मिल सकता है।
स्पेशली जो बच्चे छोटे जल्दी पैदा हो जाते हैं या वजन कम होता है उन बच्चों में, ये लो बर्थ वेट कॉमन होता है लो बर्थ वेट बेबीज में, ठीक है, जिनका वजन 2.5 kg से कम होता है। ये क्यों मिलता है? इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो की वजह से। तो ये हो गई बात मरमर की। और जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें और क्या कॉमन फाइंडिंग्स हो सकती हैं? नेक्स्ट कॉमन फाइंडिंग, प्यूपल्स जो होते हैं कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। कंस्ट्रिक्टेड, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्यूपल्स कैसे होते हैं? ऑल आर ट्रू अबाउट द न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट, तो प्यूपल्स कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी नॉर्मल न्यूबॉर्न में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जब हम राउंड्स लेते हैं तो स्टूल्स बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स के लिए कि आज रेड आए हैं, आज येलो आए हैं, आज ग्रीन आए हैं। तो हाउ शुड वी काउंसिल दोज पेरेंट्स, या एक्चुअल विद द एज विद द आवर ऑफ लाइफ उस स्टूल का कलर कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले द बेबी शुड पास द फर्स्ट स्टूल शुड बी पास्ड विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ तो स्टूल पास कर देना चाहिए। जो सबसे पहला स्टूल होता है बर्थ से लेके 3 डेज तक, वो कैसा होता है? वो ब्लैकिश होता है, टारी ब्लैक बोलते हैं कई लोग, टारी ब्लैक। तो ये इसे टारी ब्लैक स्टूल जो होता है उसे बोलते हैं मेकोनियम। तो ये हमें पेरेंट्स को बताना है। जो नए पेरेंट्स बनते हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज कि ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है, तो उन्हें बोलना है ये नॉर्मल है, ये मेकोनियम है, 3 दिन तक आएगा। इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि ये जो मेकोनियम ब्लैक कलर का है, तो जो इसका कलर है वो कौन सी पिगमेंट की वजह से मिलता है? तो जो पिगमेंट है वो है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन नाम की पिगमेंट होती है जो बच्चा पेट में होता है, बनाता है उस वक्त, और उसी की वजह से स्टूल को ये कलर इम्पार्ट होता है। अब 3 दिन के बाद कैसे स्टूल्स आएंगे? 3 दिन के बाद जो वो स्टूल्स हैं 3 to 5 डेज वो हो जाते हैं ट्रांजिशनल स्टूल्स। ट्रांजिशनल स्टूल्स बताना पड़ेगा कि घर चले गए फिर भागते भागते आए कि अब तो स्टूल हरा आने लग गया, तो भैया नॉर्मल है, दीज आर ट्रांजिशनल स्टूल्स। ये कौन से कलर के होते हैं? ग्रीनिश कलर के, दीज आर ग्रीनिश इन कलर। एंड आफ्टर 5 डेज नॉर्मल स्टूल्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल मिल्क स्टूल्स या गोल्डन येलो स्टूल्स। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसे नॉर्मल मिल्क स्टूल्स या गोल्डन येलो स्टूल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इधर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि पेरेंट्स हैव कम दैट द चाइल्ड इज पासिंग ब्लैक कलर स्टूल ऑन 48 आवर्स ऑफ लाइफ, व्हाट एज अ नर्स व्हाट विल यू डू? आई विल काउंसिल द पेरेंट्स। और मैं फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन भी समझा दूंगी कि फिर ग्रीन आएगा फिर गोल्डन येलो आएगा, सो डू नॉट वरी। अब जैसे हम स्टूल के लिए इधर हमने बात करी कि टू पास फर्स्ट स्टूल वी कैन वेट टिल 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। ऐसी जो फर्स्ट यूरिन है, फर्स्ट यूरिन के लिए हम वेट कर सकते हैं अप टू 48 आवर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। 48 आवर्स आफ्टर बर्थ वी कैन वेट फॉर द फर्स्ट पैसेज ऑफ यूरिन। तो ये हो गया 48 आवर्स आफ्टर बर्थ। ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हमें ऑलवेज लगता है कि यूरिन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो पहले होनी चाहिए। नहीं, स्टूल्स फर्स्ट 24 आवर्स एंड यूरिन फर्स्ट 48 आवर्स। क्या रीजन है इसका? रीजन है कि ऑलरेडी बच्चे को मिल्क प्रोडक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, आसपास लॉसेज हो रहे हैं, वाटर लॉसेज फ्रॉम द सरफेस, बच्चे की बॉडी से लॉसेज हो रहे हैं, सरफेस पे टच हो रहा है, लॉसेज हो रहे हैं। तो ऑलरेडी वाटर डिफरेंट फॉर्म्स में वो लूज कर रहा है, ब्रीद कर रहा है, ठंडी हवा, तो लॉस हो रहे हैं। तो 48 आवर्स तक वी कैन वेट फॉर द फर्स्ट यूरिन। इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब जो हमारी कॉर्ड होती है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो कुछ लोग बिलीव करते हैं इस पे ऑयल लगाते हैं, काउडंक लगाते हैं। तो हमें समझाना है कि कॉर्ड को ओपन एयर में ड्राई होने देना है अंटिल इट फॉल्स, ठीक है। तब तक हमें कुछ अप्लाई नहीं करना है। नो मेडिसिन इज टू बी अप्लाइड, नथिंग इज टू बी अप्लाइड। तो ये जो कॉर्ड होती है वी शुड लेट इट ड्राई, एंड ये जनरली जो होती है आफ्टर 48 आवर्स ये फॉल कर जाती है। अब 48 आवर्स टू अप टू 7 डेज
इट फॉल्स। ठीक है, इस पे कुछ नहीं लगाना है, ये हमें याद रखना है। 48 आवर्स अप टू 7 डेज ये फॉल हो जाती है। तो ये नेक्स्ट नॉर्मल चीजें हो गई। अभी हम सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं, सब में एबनॉर्मैलिटी आएगी, वो हम धीरे धीरे बाद के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो नॉर्मल स्टूल्स फर्स्ट 24 आवर्स, यूरिन 48 आवर्स, एंड कॉर्ड को हमें ओपन एयर में लेट इट ड्राई, डू नॉट अप्लाई एनीथिंग। अब हम नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल न्यूबॉर्न स्किन फाइंडिंग्स पे। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न जब हम राउंड्स लेते हैं, बहुत बारी स्किन फाइंडिंग्स होती हैं जो पेरेंट्स हमसे कंसल्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्या स्किन फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्या एक नॉर्मल स्किन फाइंडिंग है। तो सबसे पहली स्किन फाइंडिंग होती है एरिथमा टॉक्सिकम। ये है मोस्ट कॉमन स्किन फाइंडिंग। जिसने भी इसे फाइंड किया था, इसने इसका नाम रख दिया एरिथमा टॉक्सिकम, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिख रहा था, पूरा लाल था, छोटे छोटे वाइट पुस्ट्यूल्स थे। बट ग्रेजुअली जब बढ़ता गया फाइंडिंग्स आगे हम बढ़े, तो हमें समझ में आया कि ये एक नॉर्मल स्किन फाइंडिंग है। तो इसका नाम रख दिया गया एरिथमा नियोनेटोरम। कैसे होते हैं रैशेस? रैशेस आर मैक्युलोपैपुलर एरिथमेटस रैशेस। मैक्युलोपैपुलर एरिथमेटस यानी लाल। और इनका सेंट्रल कैसा होता है? पेल। अगर आप पिक्चर में भी देखेंगे, सेंटर में पेल है, आसपास लाल है, पेल सेंटर। कब शुरू होते हैं? 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। सेल्फ हीलिंग होते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी है। फेस से शुरू होते हैं, फिर ग्रेजुअली ट्रंक पे प्रोग्रेस होते हैं। अगर हम इनकी माइक्रोस्कोपी, अब तो भेजते नहीं, बट पहले लोग बाग को पता नहीं था कि क्या है, तो उसका माइक्रोस्कोपी भेजते थे रैश का। तो अगर हम माइक्रोस्कोपी भेजेंगे तो हमें मिलेंगे इओसिनोफिल्स, नो न्यूट्रोफिल्स। इट्स नॉट अ टॉक्सिक फाइंडिंग। तो नॉर्मली हमें इओसिनोफिलिया मिलेगा। और इसका ट्रीटमेंट हमने देख लिया है, रीएश्योरेंस। बहुत सारी चीजों का बच्चों में ना रीएश्योरेंस ट्रीटमेंट होता है। मतलब हम कहते हैं कि बच्चों में अगर हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से करें, बात अच्छे से करें, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही हल हो जाती हैं। बहुत पेरेंट्स वरी उनकी डिक्रीज हो जाती है, 2 से 3 दिन पे चालू होंगे, अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट आता है मीलिया। ये जो दिख रही है छोटी छोटी व्हाइट डॉट्स होती हैं, ऐसे नाक के एरिया पे होती हैं। तो ठीक है, दिस इज मोस्टली फाउंड ऑन नोज एरिया। व्हाइटिश येलोइश व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, और ये रिटेंशन सिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सीबम रिटेन हो गया है, तो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, अपने आप हील हो जाते हैं। तो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेंशन सिस्ट। नेक्स्ट आते हैं एप्सिन पर्ल्स पे। एप्सिन पर्ल्स क्या होते हैं? ये एक तरह के रिटेंशन सिस्ट होते हैं। मोस्टली ये हमें अगेन दे आर सीन ऑन दी अपर पैलेट। ठीक है, अपर पैलेट पे देखने को मिलते हैं। व्हाइटिश पर्ल होते हैं, दिख रहा है आपको फिगर में, व्हाइटिश पर्ल्स जैसे होते हैं। प्लस दीज अगेन आर रिटेंशन सिस्ट। तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि ऑल ऑफ द फाइंडिंग्स आर रिटेंशन सिस्ट एक्सेप्ट। यहीं पे एक और रिटेंशन सिस्ट की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं बोन्स नेड्यूल। बोन्स नेड्यूल क्या होते हैं? सिमिलर टू एप्सिन पर्ल्स, बट दीज आर फाउंड ऑन, अगेन दीज आर रिटेंशन सिस्ट, एंड ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? दीज आर फाउंड ऑन गम्स। तो जो एप्सिन पर्ल्स गम्स पे मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बोन्स नोड्यूल्स। सो all three are these are examples of retention cyst. मीलिया भी एक रिटेंशन सिस्ट है, एप्सिन पर्ल भी एक रिटेंशन सिस्ट है, और बोन्स नोड्यूल भी एक रिटेंशन सिस्ट है। नेक्स्ट अपने आते हैं, और क्या स्किन फाइंडिंग्स मिलती हैं बच्चों में? तो नेक्स्ट कॉमन स्किन फाइंडिंग होती है नीविस सिंप्लेक्स या सैल्मन्स पैच। इसे और किस नाम से जानते हैं? स्टॉक बाइट। तो ये कॉमनली फेस पे मिलती है, नोज एरिया में, अपर आईलिड, एंड दीज आर कैपिलरी हेमांजियोमास। ओके, कॉमन फाइंडिंग होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो दीज आर कैपिलरी हेमांजियोमास नोन एज स्टॉक बाइट, नीवेस सिंप्लेक्स या सैल्मन पैचेस।
नेक्स्ट आते हैं मंगोलियन स्पॉट। ये ब्लूइश अगर फिगर में दिख रहे हो, ये ब्लूइश होते हैं, बहुत बच्चों को ब्लू कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो दीज आर ब्लूइश स्पॉट्स। इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। ब्लूइश स्पॉट्स होते हैं, सैक्रल रीजन पे होते हैं, सैक्रल रीजन पे होते हैं, थाई पे मिल सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, काउंसलिंग करनी होती है, एंड अप टू 1 ईयर दे माइट डिसअपियर। ठीक है, अप टू 1 ईयर दे माइट डिसअपियर। तो ये हो गई हमारी बात मंगोलियन स्पॉट्स की। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या करना होता है, सर्जरी करनी होती है, क्या अप्लाई करना होता है। कुछ नहीं करना होता, ब्लूइश स्पॉट्स हैं, सेक्रल रीजन पे हैं, एंड दे डिसअपियर बाय 1 ईयर, मोस्ट ऑफ देम, समटाइम्स दे परसिस्ट फॉर लाइफ टाइम। क्यूटस मार्मोरेटा क्या होता है, जो पैर होते हैं ना, पैर या हाथ, जैसे पैर है बेबी के, इस पे ऐसे 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 बहुत सारी वेन्स सी दिखने लग जाएंगी। और ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया अगेन। तो ये एक रिस्पॉन्स टू हाइपोथर्मिया है, इट इज अ वैस्कुलर रिस्पॉन्स जो एग्जैजरेट हो गई है। तो एग्जैजरेटेड वैस्कुलर रिस्पॉन्स टू हाइपोथर्मिया, एग्जैजरेटेड वैस्कुलर रिस्पॉन्स टू हाइपोथर्मिया, जिसमें हमें छोटी छोटी वेन्स जैसे दिखने लगते हैं हाथ पे और पैरों पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हार्लेक्विन कलर चेंज। इस पे पिक्चर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जो पिक्चर हमने दिखाई हुई है ये इसी की है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे का एक पार्ट पिंक है, दिस इज पेल एंड दिस इज पिंक। तो हार्लेक्विन कलर चेंज अगेन इट इज अ ऑटोनॉमिक वेजोमोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है जिस साइड को बच्चा लेटा हुआ होता है, तो नीचे की डिपेंडेंट साइड हमारी जो होती है पिंक होती है, इसमें साइड इज पिंक एंड द अदर साइड इज पेल, अदर साइड इज पेल। कुछ नहीं करना है इसमें भी, हमें वार्मथ प्रोवाइड करनी है, बच्चे को सीधा लेटाना है एंड वाइटल्स चेक करने हैं। सो दिस इज नोन एज हार्लेक्विन कलर चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अदर फाइंडिंग्स जो हमें मिलती है नॉर्मल, जो हम, ये हमारे स्किन फाइंडिंग्स हो गई। अदर फाइंडिंग्स नॉर्मली क्या मिलती है, ममा कंप्लेंट कर रही है राउंड्स पे, तो कंजेनाइटल टीथ हमने ये पढ़ लिए थे, नेटल टीथ होते हैं, ये किस किस में मिल सकते हैं, ये मिल सकते हैं क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, लोअर इंसाइजर्स में कॉमन होते हैं। एक सिंड्रोम हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्लीडोक्रेनियल सिंड्रोम, इसके अंदर भी मिलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, इसके अंदर भी मिलते हैं नेटल टीथ, और कहाँ पे मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, लोअर इंसाइजर। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट कंप्लेन मदर क्या करेगी, सक्लिंग कैलोसिटीज, जो अपर लिप होता है ना बच्चे का, अपर लिप पे बटन लाइक ग्रोथ मिलेगी। कुछ नहीं है, बच्चा जो बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करता है और साथ साथ अपने लिप्स को भी चूसता रहता है, या तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या उसके अलावा करता रहता है, तो उसके अपर लिप पे, जो बच्चे का अपर लिप है उस पे ऐसा बटन जैसा, सेम ही कलर का बटन जैसा ग्रोथ मिलेगा, तो उसे बोलते हैं सक्लिंग कैलोसिटीज। अगेन कुछ नहीं करना है इसमें हमें। हाइमेनल टैग्स क्या होते हैं, हाइमेनल टैग्स जो वेजाइना के ऊपर सम स्मॉल स्किन प्रोट्रूजन मिलता है, ये भी अगेन नॉर्मल फाइंडिंग है। स्किन प्रोट्रूजन एट हाइमन ओपनिंग इन वेजाइना, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आते हैं इसके बाद, एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोमिनेंट जिफी स्टर्नम। बहुत बारी राउंड्स पे जाते हैं तो ग्रैंड मदर्स बोलती हैं जहाँ पे जिफी स्टर्नम है वहाँ पे एक बोन सा निकला हुआ है, तो अगेन दिस इज नॉर्मल, नो काउंसलिंग नीड्स टू बी डन। जैसे ये बेबी है, बेबी का ये चेस्ट रीजन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ सा बोन का, हड्डी का बाहर सा आता हुआ दिखेगा, सो दिस इज प्रोमिनेंट जिफी स्टर्नम, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगेन व्हाट इज अम्बलाइकल हर्निया, दिस इज अ बेबी, अगेन अम्बलाइकस पे बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोट्रूजन होता है, इसे बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया। वेट अप टिल 1 ईयर,
1 ईयर अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है, इट रिजॉल्व्स, अदरवाइज वी हैव टू डू अ सर्जिकल रेफरेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है देन एज सुन एज पॉसिबल हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कंजेनाइटल हाइड्रोसील, कुछ बच्चों को थोड़ा सा स्क्रॉटम एरिया में स्वेलिंग होती है तो उसे बोलते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसील, अगेन नॉर्मल फाइंडिंग। नॉन रिट्रैक्टेबल प्रोप्यूस, इससे बहुत कंप्लेन्स आती हैं, ग्रैंड मदर्स आती हैं, दे शो अस द पिनाइल रीजन ऑफ द चाइल्ड, और वो कहती हैं कि जो आगे की स्किन है वो पीछे नहीं खिंच रही है, प्रोप्यूसल स्किन पीछे नहीं आ रही है, तो उन्हें समझाना है कि दिस इज फिजियोलॉजिकल, ग्रेजुअली विद इन 2 to 3 वीक्स अपने आप वो पीछे आनी शुरू हो जाएगी एंड नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड अगेन। नेक्स्ट हम आते हैं कि कुछ हॉर्मोन्स जो मदर से बच्चों को पास होते हैं उसके कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहला दिक्कत है मैस्टाइटिस नियोनेटोरम। मैस्टाइटिस नियोनेटोरम में क्या होता है कि दोनों ब्रेस्ट बच्चे की बायलेटरल और यूनिलेटरल, मोस्टली बायलेटरल ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होती है, यानी ब्रेस्ट साइज बढ़ा हुआ होता है। ये बॉयज में भी मिल सकती है, गर्ल्स में भी मिल सकती है, दिस कैन बी सीन इन बॉयज और गर्ल्स। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रीएश्योरेंस अगेन। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसे दबा दबा के इसमें से मिल्क निकालने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें कुछ लोग अप्लाई करने लग जाते हैं, सर्जरी के लिए भेज देते हैं, तो ये कुछ नहीं करना, दिस इज ड्यू टू दी ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये 3 to 5 डेज में मिलता है और अपने आप ठीक हो जाता है। नेक्स्ट फाइंडिंग है विजाइना से म्यूकोइड डिस्चार्ज आना। 2 तरह के डिस्चार्ज गर्ल्स में मदर्स कंप्लेंट करती हैं, विजाइनल म्यूकोइड डिस्चार्ज, और दूसरा है कुछ बच्चों में विजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो ये दोनों तो हार्मोन की वजह से होते हैं, एक्सेसिव मैटरनल हार्मोन्स, विजाइनल म्यूकोइड डिस्चार्ज एंड मैस्टाइटिस नियोनेटोरम। विजाइनल ब्लीडिंग जनरली बच्चा घर चला जाता है, उसके बाद ओपीडी में पेरेंट्स आते हैं कि भाई डायपर पे ब्लड था, सो वी आर ऑल्सो वरीड, यूरिन से आया है, स्टूल से आया है, बट इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड आफ्टर 7 days रिप्रेजेंट कर रही है तो वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। दिस इज ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ मैटरनल हॉर्मोन्स। ये जो ऊपर वाली दोनों चीजें हैं एक्सेसिव मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से हुई हैं, और वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है विड्रॉल ऑफ मैटरनल हॉर्मोन्स। तो 7 days के बाद जब मैटरनल हॉर्मोन्स विड्रॉ होने लग जाते हैं तो बच्चे आते हैं विद द कंप्लेंट्स ऑफ ब्लड ऑन डाइपर, तो याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्वेलिंग ओवर द हेड, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। इधर तक हमें क्लियर हो गया है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट पढ़ा, बच्चा रूटीन न्यूबॉर्न केयर हमें पढ़ी, क्या क्या करना चाहिए, फिर हमने स्किन फाइंडिंग्स के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट हम आते हैं हेड स्वेलिंग्स के बारे में। तो इधर 2 हेड स्वेलिंग हमें मिलती हैं। पहली एक होती है कैपुट सक्सिडिनम, एक होती है केफाल हेमेटोमा। तो जो फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग होती है उसे बोलते हैं कैपुट सक्सिडिनम, और दूसरी स्वेलिंग होती है केफाल हेमेटोमा। एक तीसरी स्वेलिंग भी होती है सबगेलियल हेमेटोमा, विच इज लेस कॉमन बट वी विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो। तो इधर हम अपने देखते हैं कि क्या लोकेशन है इनकी। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि क्या लोकेशन होती है। तो ये होता है बच्चे का सर, ये वेरियस लेयर्स होती हैं। तो कैपुट सक्सिडिनम जो होता है ये सुपरफिशियल स्वेलिंग है, सबक्यूटेनियस, देखो स्कैल्प है और तुरंत उसके नीचे है, तो ये सबक्यूटेनियस प्लेन में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस प्लेन के नीचे आ जाता है हमारा गेलिया एपोन्यूरोसिस। तो सब गेलियल हेमरेज जो हमारी होती है वो गेलियल रीजन में होती है, ठीक है, गेलियल एपोन्यूरोसिस। तो ये भी सुपरफिशियल है, ये भी सुपरफिशियल स्वेलिंग है, दोनों स्वेलिंग सब गेलियल एंड कैपुट सक्सिडिनम बोथ आर सुपरफिशियल स्वेलिंग्स। नेक्स्ट जो डीप स्वेलिंग आती है, 2 लेयर्स, जो ये पेरियोस्टियम की 2 लेयर्स हैं, इसके बीच में जो स्वेलिंग होती है सब पेरियोस्टियल, तो उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं केफाल हेमेटोमा। तो ये एक डीप स्वेलिंग है। इन सब में से सबसे डेंजरस स्वेलिंग कौन सी है, सबगेलियल। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्वेलिंग तीनों में से,
क्यों, ये हम अभी पता लगाते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो लोकेशन हमने देख ली, इसकी लोकेशन क्या है, सबक्यूटेनियस प्लेन, और उसकी लोकेशन क्या है, सब पेरियोस्टियल। तो दिस इज सबक्यूटेनियस एंड दैट इज सब पेरियोस्टियल। नेक्स्ट हमारा आता है रीजन क्यों होती है ये होती है ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। जब होती है तो वेसल्स की एनगॉर्जमेंट की वजह से होती है, वेसल्स एनगॉर्जमेंट की वजह से ये स्वेलिंग होती है। और ये स्वेलिंग मोस्टली बच्चों में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में देखी जाती है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में भी कौन सी में, फोर्सेप्स में। सो फोर्सेप्स डिलीवरी में ये। अब देखते हैं इसका कंटेंट क्या क्या है। तो ये होती है सुपरफिशियल स्वेलिंग, ठीक है, सुपरफिशियल। ये होती है डीप स्वेलिंग। कंटेंट इसका होता है फ्लूइड। सुपरफिशियल प्लेन में पानी भर जाना ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें भरता है ब्लड, ठीक है। अपीयरेंस कैसी होती है, ये पूरी फैली हुई होती है, ठीक है, ये होती है लोकलाइज्ड। सो दिस इज अ लोकलाइज्ड डीप स्वेलिंग, दिस इज अ डिफ्यूज स्वेलिंग, डिफ्यूज सुपरफिशियल स्वेलिंग कंटेनिंग फ्लूइड, डीप लोकलाइज्ड स्वेलिंग कंटेनिंग ब्लड। डिसअपियर कब होते हैं, ये तुरंत इमीडिएटली अपीयर होती है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मिलती है, ये आफ्टर बर्थ मिलती है। ये जनरली 2 to 3 days बाद बनती है। और डिसअपियर कब होती है, जनरली पैदा होने के 2-3 days बाद डिसअपियर हो जाती है, अप टू 7 days। एंड ये वाली डिसअपियर कब होती है, दिस टेक्स टाइम 3 to 6 weeks। तो एक डीप स्वेलिंग मोस्टली फाउंड इन पेराइटल रीजन, तो इसकी कॉमन रीजन जहाँ पे इसे पेराइटल रीजन में फाइंड होती है, ये लोकलाइज्ड होती है, डीप होती है, ब्लड होता है इसके अंदर, 3 to 6 weeks लगते हैं गायब होने में। समटाइम्स एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर एंड लेटर ऑन जब ब्लड का एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है तो कुछ बच्चे जॉन्डिस में प्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद एनीथिंग, नॉर्मल स्वेलिंग है, अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्वेलिंग इधर जो आती है वो है सबगेलियल हेमेटोमा। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज दिस इज द मोस्ट, दिस स्वेलिंग इज द मोस्ट डेंजरस स्वेलिंग। क्यों होती है ये डेंजरस स्वेलिंग, एक तो ये होती है डिफ्यूज, पूरे में फैली होती है, पूरा गेलियल एपिन्यूरोसिस में मिलती है ये, तो वो पूरे पार्ट में पूरा हेड को कवर करती है, कवर तो वो भी कर रही थी कैपुट सक्सिडेनम। तो ये डेंजरस क्यों हुई, क्योंकि इसमें होता है ब्लड, वो था फ्लूइड, इसमें होता है ब्लड। तो इतनी डिफ्यूज स्वेलिंग जिसमें इतना सारा ब्लड हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इट अगेन हैज कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में हमें मिलेगा हाइपोवॉल्यूमिया इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे का वॉल्यूम कम होने लग जाता है, ब्रैडीकार्डिया होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है। लेटर ऑन जब इतना सारा ब्लड एब्जॉर्ब होगा तो मिलता है जॉन्डिस। तो क्या मिलता है, जॉन्डिस। क्यों होता है ये, रीजन क्या है, मोस्टली सीन विद वैक्यूम डिलीवरी, जो आजकल बहुत कम होती है, बट दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैक्यूम डिलीवरी। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फ्लूइड्स रिक्वायर होते हैं, अगर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है विटामिन के का इंजेक्शन रिपीट कर देते हैं, कई बारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, और जो ये हुआ है जॉन्डिस उसके लिए हमें फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है, बाकी दोनों की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट दिस इज अ वेरी डेंजरस स्वेलिंग। अगर हमें ये स्वेलिंग मिलती है, हिस्ट्री है वैक्यूम डिलीवरी की, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अब ये डिस्कस कर चुके हैं हम पिक्चर, अब कुछ एमसीक्यूज जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फटाफट। 2 hours आफ्टर द डिलीवरी बेबी हैज एक्रोसाइनोसिस, नर्स को क्या करना है, एक्रोसाइनोसिस यानी पेरिफेरल साइनोसिस, घबराना है, जल्दी से फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, बेबी को इंट्यूबेट कर देना है, डॉक्यूमेंट करनी है या ऑक्सीजन देनी है। तो हमने बताया था कि ये हाइपोथर्मिया की वजह से होती है, नॉर्मल होती है, तो डॉक्यूमेंट कर देनी है और फॉलो अप करते रहना है कि डिसअपियर हुई है या नहीं, वार्मथ प्रोवाइड करनी है, मदर को प्रॉपर कपड़ों के लिए बोलना है। डीलेड कॉल क्रैम्पिंग न्यूनेट्स को कैसे हेल्प करती है,
इट प्रिवेंट्स एनीमिया इन द मदर, नो. इट प्लेसेंटा अगर हम डिले करेंगे तो प्लेसेंटा जल्दी बाहर आ जाएगा, नो. न्यूनेट गेट्स द कॉर्ड ब्लड, यस, हमने देखा था कि एक्स्ट्रा कॉर्ड ब्लड मिलने के लिए न्यूनेट को टाइम मिल जाएगा. प्रिवेंट्स जॉन्डिस इन द न्यूनेट्स, नो. ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि मैटरनल ब्लड अगर ज्यादा आएगा तो जॉन्डिस प्रिवेंट होगा. तो 3 हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी. IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज प्रिवेंट करता है लो बर्थ वेट बेबीज में, प्रीटर्म बेबीज में. नेक्स्ट, कॉर्ड से एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाता है बच्चे को. एंड थर्ड, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड मिल गया तो फ्यूचर में एनीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉलोअप केयर इन द न्यूबॉर्न इज रिक्वायर्ड किन बेबीज में. कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे मैंने डिस्चार्ज कर दिया और मैं बोलूंगी तुम वापस आना, क्या मैं मंगोलियन स्पॉट वाले को बुलाऊंगी? नो, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉर्मल स्किन फाइंडिंग है. मीलिया, नो. अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 2 आर्टरीज 2 वेन्स, नो. दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग अगेन जो हमने डिस्कस नहीं करी. अम्बिलिकल कॉर्ड में जनरली 2 आर्टरीज और एक वेन होती है, तो दिस इज अगेन अ नॉर्मल फाइंडिंग. ठीक है. हेड सर्कमफ्रेंस 39 सेंटीमीटर, क्या मैं इसे बुलाऊंगी? यस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस न्यूबॉर्न में कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर. तो डेफिनेटली ये हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा है, तो मैं फॉलो अप करूंगी कि कहीं बच्चे को हाइड्रोकेफेली तो नहीं है या और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मैं 39 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस वाले को बुलाऊंगी. मंगोलियन स्पॉट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डिसअपियर्स इन 1 ईयर, करेक्ट. फ्लैट ग्रे ब्लू होता है कलर में, करेक्ट. ये एब्यूज का साइन है, क्या बच्चों को मारा गया है तो मंगोलियन स्पॉट आया है? नो, दिस इज नेचुरली अपीयर करता है. एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो डार्क स्किन, जनरली मैंने बोला है प्री सेक्रल प्री लंबर रीजन में मिलेगा, बट अगर डार्क स्किन का बेबी है तो किसी भी रीजन में मिल सकता है. नेक्स्ट आता है वाइल टीचिंग अ प्राइमरी मदर अबाउट द केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, तो हमें क्या सिखाना है? अप्लाई लोशन ओवर द अम्बिलिकल कॉर्ड, नो. स्टंप को हमें टाइटली कवर करना है, नो. मैंने क्या बताया था, ड्राई रखना है, ओपन एयर में रखना है. ड्रेनेज फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, या कीप कॉर्ड ड्राई एंड ओपन टू एयर. ड्रेनेज अगर अम्बिलिकल कॉर्ड से हो रही है तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ड्रेनेज नहीं होनी चाहिए. सो दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म अस. तो हमने क्या सही चीज सिखानी है उसे, कीप द कॉर्ड ओपन टू एयर एंड ड्राई, जब तक वो गिरती नहीं है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था. नियोनेटोलॉजी में आगे प्रोग्रेस करेंगे अगले लेक्चर में. तो आज के लेक्चर से इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स है नॉर्मल स्किन फाइंडिंग्स, कैपुट सक्सिडिनम, केफाल हेमेटोमा. इनिशियली हमने पढ़ा न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट, वो याद रखना है. विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न. सो नाउ एज ऑलवेज मैं जो कहती हूँ, जाइए घर पे, क्वेश्चंस किए, MCQs जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, कोई डाउट होए तो बताएं. एंड इस लेक्चर को सुनने के बाद शॉर्ट में अपने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएं. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.